प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर वीरेंद्र मलिक आपके समक्ष 10वीं कक्षा का पाठ लखनवी अंदाज जो यशपाल जी द्वारा लिखा गया है उसके पाठ के सार को आपके समक्ष 7 पॉइंट के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा ताकि पूरे पाठ की विषय वस्तु आपको हृदयंगम हो जाए। पाठ को समझाने से पहले एक बात मैं अवश्य बता दूं कि यह पाठ यशपाल जी ने व्यंग्य रचना के रूप में लिखा है। हालांकि वो चाहते थे कि एक स्वतंत्र रचना के रूप में लिखूं, लेकिन प्रस्तुत पाठ एक व्यंग्य रचना के रूप में है क्योंकि ये नई कहानी और सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों पर एक बहुत गहरा व्यंग्य इसके अंतर्गत किया गया है। तो पाठ में एक ऐसे व्यक्तियों को सामने रखा गया है जो कृत्रिम जीवन शैली जीते हैं, जो सामान्य व्यक्तियों से दूर होकर के और अपने एक अस्तित्व को कायम करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए वो ऐसा जीवन जीते हैं। तो इसमें सबसे पहले कथा वस्तु के बारे में मैं आपको लेकर चलता हूं। लेखक को स्थानीय क्षेत्र में ही एक पैसेंजर ट्रेन में बैठना पड़ा और लेकिन उसमें द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया। द्वितीय श्रेणी का टिकट इसलिए लिया क्योंकि लेखक चाहते थे कि या तो मैं खिड़की के पास बैठूं और वहां से बाहर के प्राकृतिक नजारों को देखूं, या फिर मैं वहां पर एकांत में बैठ करके, क्योंकि द्वितीय श्रेणी में भीड़ नहीं होती, तो वहां बैठकर आराम से नई कहानी की रचना करूंगा। तो वो भाग करके, ट्रेन चलने वाली थी, भाग करके ट्रेन में चढ़ गए और जैसे ही ट्रेन में चढ़े तो लगा था कि एकांत में बैठूंगा, लेकिन वहां पर एक नवाबी नस्ल के व्यक्ति पहले से ही पालती मारे बर्थ यानी सीट पर बैठे हुए थे। तो देखा कि जो व्यक्ति सामने बैठा है उसने तौलिए पर खीरे सजा रखे हैं, 2 खीरे, बड़े चिकने से खीरे रखे हुए थे। तो लेखक ने भी एक नजर उनकी तरफ देखी, लेकिन शायद नवाब साहब ने उनमें कोई रुचि जाहिर नहीं की। अब लेखक को लग रहा था कि यहां जो व्यक्ति, सफेदपोश व्यक्ति आया है, कहीं ऐसा ना हो कि एक नवाब को एक सामान्य से खीरे खाता हुआ देखे और बाहर जाकर यह प्रदर्शित कर दे कि नवाब भी सामान्य सी वस्तु का सेवन करते हैं, तो उनके लिए यह बहुत बुरी बात होती। उनको लगता कि हमारी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती। तो इसलिए लेखक के साथ उसने कोई रुचि जाहिर नहीं की। अब लेखक भी कम नहीं थे, आत्मसम्मान में उन्होंने भी, लेखक ने आंखें चुरा ली। पर सहसा लेखक को महसूस हो गया, मैं तीसरे पॉइंट की ओर चल रहा हूं, लेखक द्वारा नवाब साहब की असुविधा का अनुमान। अब वो अनुमान तो लगा बैठे थे, लग रहा था कि इनको बड़ी दिक्कत हो रही है कि खीरे खाऊं या ना खाऊं, इनसे बात करूं या ना करूं। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि नवाब साहब का कुछ हृदय परिवर्तन हुआ और भाव को कुछ इस तरह से व्यक्त किए कि लेखक को कहा कि आप खीरे का शौक फरमाएंगे। तो देखो, मन तो कर रहा था, गर्मी थी, खीरे रखे हुए थे, इतने अच्छे खीरे थे, मन कर रहा था कि खा लूं, लेकिन मना कर चुके थे। तो इसलिए जब मना करते हैं तो हमारा एक सामाजिक परंपरा है, जब किसी को मना कर दें तो दोबारा से हम उस वस्तु को लेना पसंद नहीं करते। और बच्चे, आप भी तो जानते हैं इस बात को, किसी के घर जाते हैं तो एक बार तो मम्मी पापा ये समझा करके ले जाते हैं कि किसी के दूसरे की वस्तु पहली बार में नहीं लेनी। हाँ, बहुत बार बार अगर दबाव डालें तो ले लेना। तो लेखक ने भी मना कर दिया कि नहीं, कृपया आप ही खाइए। अब लेखक क्या देखते हैं कि नवाब साहब खीरे को किस प्रकार से खाना चाह रहे हैं और किस अंदाज से खाना चाह रहे हैं। अब यहां मुख्य ध्यान देने की बात है। तो नवाब साहब ने क्या किया, ट्रेन की सीट के नीचे लोटा रखा था पानी का, वो निकाला, खिड़की से एक बार बाहर देखा और खीरे उठा करके बाहर उनको धो लिया। फिर जेब से चाकू निकाला, चाकू निकाल करके दोनों खीरों के सिरे काटे, उनको रगड़ा और रगड़ करके क्या हुआ, उनका झाग निकाला। झाग क्यों निकाला? क्योंकि कहते हैं कि उसका कड़वापन दूर हो जाता है। धीरे धीरे करके इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने खीरों को छीला और बड़े अंदाज के साथ काट करके और सामने तौलिए पर करीने से यानी सजाते चले गए, क्रमबद्ध रूप से सजाते चले गए। अब नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक को कहा कि क्या आप खीरे खाएंगे? अब मैंने ये बात तो आपसे
पहले ही जाहिर कर दी कि लेखक मना कर चुके थे कि मैं खीरे नहीं खाता और वैसे भी मेरा आमाशय कमजोर है, आमाशय पाचन शक्ति कमजोर है और खीरा पाचन शक्ति पर बहुत दबाव डालता है, क्योंकि खीरा आप जानते हैं कि देर से पचता है। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कृपया आप ही खाइए। अब नवाब साहब का अंदाज देखिए, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, नवाब साहब ने क्या किया, खीरे के ऊपर, अच्छा लखनऊ में क्या होता है, खीरा बेचने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानते हैं कि खीरा कैसे खाया जाए, वो उसका एक अंदाज उनको पता है। इसलिए जब भी खीरे देते हैं तो जीरा मिला नमक और मिर्ची का पाउडर एक पुड़िया में बांध के दे देते हैं। नवाब साहब को भी दे रखा था। तो नवाब साहब ने क्या किया, वो जीरा मिला नमक निकाला और उस लाल मिर्ची जो दे रखी थी पिसी हुई वो निकाल करके और फांकों के ऊपर बुरक दी। अब लेखक भी कनखियों से देख रहे थे और मन कर रहा था कि खा लूं, मजबूरी थी, मना कर चुके थे तो खाया नहीं, तो मुंह फेर लिया उन्होंने भी, लेकिन बीच बीच में देख रहे थे कि हो क्या रहा है। अब नवाब साहब ने पहली फांक उठाई और मुंह के पास लेकर गए और एक लंबी श्वास ली और उस श्वास के साथ ही उन्होंने इसकी सुगंध ली। जैसे ही सुगंध ली, उनके मुंह में जो पानी आ गया था उस पानी की घूंट नीचे उतारी। अब स्वाद में उनकी आंखें बंद हो गई और सूंघ करके फांक को बाहर फेंक दिया। एकदम से लेखक अचरज में आ गए, आश्चर्य में आ गए कि ये क्या, नवाब साहब ने तो खीरे को खाया नहीं और सीधे फांक को बाहर फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे तक दोहरा दिया। जितनी भी फांक रखी थी सूंघा, आंखें बंद की और बाहर फेंक दिया। तो ये एक पूरी प्रक्रिया, खीरा खाने की जो प्रक्रिया थी वो लेखक को अचंभे में डाल रही थी। अब ऐसे में नवाब साहब ही नवाबी अंदाज पर लेखक के विचार क्या थे वो कुछ सोच रहे थे बैठे बैठे। उन्होंने देखा कि क्या इस तरीके से कल्पना के आनंद में डूबकर और खीरा खाने की प्रक्रिया ठीक है प्रभावी हो सकती है, काल्पनिक खीरा खाने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावी हो सकती है, लेकिन इससे पेट नहीं भर सकता, उदर की तृप्ति नहीं हो सकती। इस तरह की प्रक्रिया एक मात्र दिखावा हो सकती है, इसमें पेट की उदर की तृप्ति किसी भी हाल में नहीं हो सकती। तो वो ऐसे व्यक्तियों के विषय में उस समय कुछ सोच रहे थे। लेकिन तभी एक और घटना घटित हो गई। नवाब साहब ने जोर से डकार मारी और लेखक आश्चर्य में कि भाई खीरा खाया नहीं, केवल सूंघा था और सूंघने मात्र से इतनी बड़ी डकार आ गई, यानी पेट भर गया। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, अचंभे की बात है। और देखा जाए तो लेखक स्वयं कहते हैं कि मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु क्यों खुल गए? क्योंकि उन्होंने बात जान ली थी कि भाई जब बिना विचार घटना के कहानी नहीं लिखी जा सकती तो बिना खीरा खाए डकार कैसे आ सकती है। तो ये पूरी की पूरी कहानी इस बात पर जोर डालती है कि सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे व्यक्ति केवल कृत्रिम जीवन शैली जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्य वर्ग से दूर होकर केवल दिखावा करते हैं और ये जताने का प्रयास करते हैं कि हम सामान्य जन से विशिष्ट हैं। तो यहां पर लेखक ने यह बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कहानी भी बिना पात्रों घटना के बिल्कुल नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि कहानी का मूल तत्व ही क्या होता है? पात्र होते हैं, कथा वस्तु होती है, घटना होती है और भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। तो इनके बिना कहानी लिख पाना असंभव है। तो लेखक ने बहुत बढ़िया अंदाज में इस कहानी को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि आपके पूरे इस पाठ का सार आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।